श्री राम। मैं धर्मेश भारद्वाज। आप सभी को मेरा सादर सस्नेह अभिवादन। अभी कुछ दिनों पूर्व ही 31 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की GDC की सहायक प्राध्यापक की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई थी। इस परीक्षा की प्रथम उत्तर कुंजिका भी आ चुकी है। इस परीक्षा में अनेकों अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त होने का निश्चय हो चुका होगा, ऐसी आशा करता हूँ। इस परीक्षा के पश्चात 29 सितंबर 2026 को इसकी मुख्य लिखित परीक्षा संपन्न होगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी तथा गोले काले करने वाली थी। पिछले अनेकों वर्षों से अभ्यर्थी प्रायः गोले काले करने वाली परीक्षाओं की तैयारी के ही अभ्यस्त हो गए थे तथा कुछ प्रश्न तैयारी के आधार पर तथा कुछ प्रश्न यूं ही तुक्के के आधार पर लगाकर कभी सफल तो कभी असफल भी होते आ रहे थे। परंतु वर्णनात्मक लिखित परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की जाती है, यह लगभग सभी पूर्णतया भूल ही चुके थे, जिस कारण अब जो मुख्य लिखित परीक्षा संपन्न होने जा रही है, उसे लेकर अनेकों अभ्यर्थी बहुत चिंतित हो रहे हैं तथा समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार की वर्णनात्मक लिखित परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की जाए। ऊपर से इस परीक्षा में न्यूनतम 2 लघुत्तरीय तथा 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम में ही दिए जाने अनिवार्य हैं, तो इस कारण यह चिंता द्विगुणित हो गई है। इन चिंतित अभ्यर्थियों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। प्रथम, गुरुकुल परंपरा के संस्कृत माध्यम से ही अध्ययनरत रहने वाले अभ्यर्थी हैं तथा दूसरे, कॉलेज परंपरा के हिंदी माध्यम से अध्ययनरत रहने वाले अभ्यर्थी हैं। प्रथम प्रकार के अभ्यर्थियों की चिंता संस्कृत माध्यम को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। वस्तुतः वे केवल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस परीक्षा की तैयारी वर्णनात्मक पद्धति से कैसे की जाए, क्योंकि अनेकों वर्षों से वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयारी के अभ्यस्त हो चुकने के कारण वे वर्णनात्मक पद्धति को प्रायः पूर्णतया विस्मृत कर चुके हैं। दूसरे प्रकार के अभ्यर्थियों की चिंता संस्कृत माध्यम तथा वर्णनात्मक पद्धति दोनों को लेकर है कि किस तरह से इन दोनों पद्धतियों से तैयारी की जाए। अतः इस प्रकार के अभ्यर्थियों की चिंता भी द्विगुणित है। इनके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के अभ्यर्थी भी हैं, जिन्हें इस प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। अतः मेरा यह वीडियो ऊपर के दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों की चिंताओं को यथासंभव दूर करने का एक तुच्छ प्रयास मात्र है। मैं इस प्रयास में कितना सफल हुआ हूँ, यह तो आप लोगों के अपने अनुभव पर ही निर्भर होगा। मैं यह कैसे बता सकता हूँ। दरअसल इस वीडियो के बनाने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस परीक्षा में मेरे भी 5 छात्र तथा छात्राएं लगभग सुनिश्चित रूप से चयनित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है श्री महाराज जी की कृपा से। तो उनकी चिंताओं को तो मैं दिन प्रतिदिन अनुभव कर ही रहा था तथा उन चिंताओं को कैसे दूर करूं, इस विषय में दिन रात सोच भी रहा था। परंतु सोचते सोचते फिर यह भी सोचा कि उनकी चिंताओं को दूर करने का जो प्रयास मैं करूंगा श्री महाराज जी की कृपा से, तो उससे तो सिर्फ इन्हीं 5 अभ्यर्थियों की ही चिंताएं दूर हो सकेंगी कदाचित। परंतु यदि यह प्रयास इस तरह से किया जाए कि ये चिंताएं अनेकों उन अभ्यर्थियों की भी दूर हो सकें जिनसे मैं पूर्णतया अपरिचित हूँ अथवा जिनका मुझसे साक्षात संपर्क नहीं है, तो मुझे कदाचित अधिक संतुष्टि अनुभव होगी। यद्यपि इससे मेरे अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता और भी अधिक कठिन हो जाएगी, इसका मुझे अवश्य ही भान है, परंतु इस भय से मैं अन्यों को इस लाभ से वंचित रहने दूं, यह मुझे संतोषजनक अनुभव नहीं हुआ। शेष तो सफलता तथा असफलता श्री प्रभु जी की कृपा के आश्रय में रहते हुए अपने अपने परिश्रम तथा अपने अपने प्रारब्ध पर ही निर्भर करती है। तो तदनुसार जो होना होगा वह होगा। मैं उसे लेकर अन्यों को हो सकने वाले लाभ से क्यों वंचित रखूं,
इस दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाकर आप सभी अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने का एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ तो उपयोगी सिद्ध होकर आप सभी की चिंताएं कुछ मात्रा में तो अवश्य ही दूर करने में सफल होगा। मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परामर्श बिंदु इस प्रकार हैं। यह परीक्षा कुल 2 घंटों की अर्थात कुल 120 मिनटों की होगी, परंतु आप सभी इस परीक्षा को केवल 110 मिनटों की ही माने, अर्थात 10 मिनट आप कक्ष निरीक्षकों के द्वारा की जाने वाली हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान आदि अनेकों प्रकार की औपचारिकताओं के लिए तथा बीच बीच में आपकी स्वयं की थकावट एवं विस्मृति के लिए बचा कर रखें। इस परीक्षा में 10 प्रश्न लघुत्तरीय होंगे जिन्हें आपको 125 शब्दों में लिखना है तथा 10 प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे जिन्हें आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि आपको 110 मिनटों में 125 गुणा 10 बराबर 1250 प्लस 200 गुणा 10 बराबर 2000 और यदि इन सबको जोड़ दिया जाए तो 3250 कुल शब्द लिखने हैं। अर्थात 1 मिनट में आपको 3250 भाग 110 बराबर 29 लगभग शब्द लिखने हैं, जिनमें कुछ शब्द तो आपको पूर्णतया संस्कृत माध्यम में ही लिखने हैं। यदि एक शब्द को न्यूनतम 2 वर्णों का स्वीकार कर लें, जैसे रामः, इसमें 2 वर्ण हैं, तो हम इसे एक शब्द कह सकते हैं। जैसे बालकः, इसमें 3 वर्ण हैं, तो हम इसे 1.5 शब्द कह सकते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण उत्तर पत्र में आपको कुल 3250 शब्द लिखने हैं, अर्थात 2 वर्णों का एक शब्द मानकर आपको 3250 गुणा 2 बराबर 6500 कुल वर्ण लिखने हैं। तो यह आप स्वयं विचार कीजिए कि व्यावहारिक रूप से क्या यह संभव है। तो इसका व्यावहारिक उत्तर यह है कि यदि क्षण भर के लिए भी दृष्टि ऊपर न की जाए और क्षण भर के लिए भी लेखनी को विराम न प्रदान किया जाए तो यह संभव है, और फिर आपके पास शायद 5 सेकंड भी शेष नहीं रहेंगे। तो क्षण भर के लिए भी दृष्टि ऊपर न हो, क्षण भर के लिए भी लेखनी को विराम न प्रदान किया जाए, यह कैसे संभव हो सकता है। तो इसका केवल और केवल एक ही उत्तर है कि उत्तर के चिंतन में एक क्षण भी समय न गंवाया जाए, उत्तर के भाषा निर्माण में एक क्षण भी न गंवाया जाए। और यह कैसे संभव है, तो इसका भी केवल और केवल एक ही उत्तर है कि यदि संपूर्ण उत्तर पत्र पूर्ण रूप से कंठस्थ हो और तैयारी के समय उस उत्तर पत्र को अनेकों बार वास्तविक परीक्षा मानकर लिखने का अभ्यास किया गया हो। तो अब बस एक ही प्रश्न और शेष रह जाता है कि इस तरह से संपूर्ण उत्तर पत्र किस तरह से कंठस्थ हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता कि क्या प्रश्न आने वाला है। और यदि मान भी लें कि हमारा अनुमान सही निकला कि क्या प्रश्न आने वाला है, तो उससे 1 अथवा 2 अथवा 3 प्रश्न हम कर लेंगे बिना दृष्टि को ऊपर उठाए और बिना लेखनी को विराम दिए, परंतु शेष प्रश्नों के उत्तर हम कंठस्थ की तरह कैसे लिख सकेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो हमें चिंतन करना ही होगा तथा भाषा निर्माण में भी समय लगाना ही पड़ेगा। तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, और दरअसल यह वीडियो इसी एक मुख्यतम प्रश्न का उत्तर देने का तुच्छ प्रयास है, जिसे आप अगले कुछ बिंदुओं में देखेंगे। वर्णनात्मक परीक्षा में एक बहुत ही सरल सा रहस्य छुपा रहता है, जिससे प्रायः अभ्यर्थी अनजान रहते हैं और नाहक ही चिंतित रहते हैं। वह सरल रहस्य यह है कि प्रश्नकर्ता एक प्रश्न को अनेकों तरीकों से पूछ सकता है, परंतु उन सभी तरीकों से पूछे गए प्रश्न का उत्तर केवल एक ही तरीके से दिया जा सकता है, और वह पूर्णतया सही ही होता है,
अर्थात प्रश्नकर्ता को पूर्ण संतुष्ट कर देता है। हम इस बात को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि प्रश्नकर्ता ने तर्क भाषा से एक प्रश्न पूछा कि तर्क भाषानुसारम हेत्वाभासस्य स्वरूपम स्पष्टम करोतु। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि असद हेतु किम भवति इत्यस्मिन विषये श्री केशव मिश्र मतम अनुसृत्य सोदाहरणम लक्षणम प्रतिपादयतु। अब इस प्रश्न को तीसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हेत्वाभासस्य लक्षणम तस्य च भेदान सोदाहरणम सलक्षणम च प्रतिपादयन् तस्य च शास्त्रीय निर्णय संदर्भे महत्वम प्रतिपादयतु। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि इस प्रकार तीनों प्रकारों से पूछे गए प्रश्न का एक ही उत्तर होगा कि नहीं। तो इसका उत्तर यही है कि हाँ, इन तीनों प्रकारों से पूछे गए प्रश्न का वस्तुतः एक ही उत्तर होगा कि आप तर्क भाषा के अनुसार हेत्वाभास की परिभाषा लिखें, उसके उदाहरण लिखें एवं उनके लक्षण लिखें। बस इतना ही प्रश्नकर्ता को अभिप्रेत है, इससे इतर कुछ भी नहीं। अर्थात यदि आपने केवल हेत्वाभास का शीर्षक पूरा तैयार कर लिया, उसे भाषाबद्ध कर लिया, उसे निर्धारित शब्दों में संक्षिप्त कर लिया, उसे पूर्णतया कंठस्थ कर लिया, तो समझो कि आपका कार्य लगभग समाप्त। अर्थात जब वास्तविक परीक्षा में यह प्रश्न किसी भी तरीके से आएगा तो आपको उसमें बस यह देखना है कि उसमें हेत्वाभास शब्द है अथवा नहीं। प्रश्न की शेष शब्दावली चाहे कुछ भी हो, और यदि है तो बस अपना कार्य प्रारंभ कर दें। अर्थात अपना पूर्व तैयार उत्तर जो आपको पूर्णतया कंठस्थ है, पूर्णतया निर्धारित शब्दों में सुबद्ध है, पूर्णतया सुगठित भाषा में बद्ध है, उसे बिना दृष्टि को ऊपर उठाए तथा लेखनी को विराम दिए बिना लिखना प्रारंभ कर दें। परंतु अभ्यर्थी तैयारी करते समय यह चिंता करता है कि यदि मैंने यह प्रश्न तैयार किया और यदि प्रश्नकर्ता ने किसी और तरीके से प्रश्न पूछ लिया तो मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा। तो इस चिंता को दूर करने के लिए या तो वह एक ही प्रश्न को अनेकों तरीकों से तैयार करता है, भाषा बदल बदल कर, जिस कारण वह बहुत ही आंशिक पाठ्यक्रम ही तैयार कर पाता है, क्योंकि उसका पूरा समय भाषा बदल बदल कर लगभग कुछ ही प्रश्नों को तैयार करने में ही समाप्त हो जाता है, तथा उसका सीमित तथा अल्प सामर्थ्य भी इस श्रम में समाप्त सा ही हो जाता है और वह पूरे पाठ्यक्रम को तैयार ही नहीं कर पाता है। और वास्तविक परीक्षा में उन तैयार न हो सके शेष प्रश्नों के उत्तरों को देने में उसका अधिकांश समय भाषा निर्माण तथा उत्तर के चिंतन में ही व्यतीत हो जाता है, और तब भी वह पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता है एवं वह पूरा प्रश्न पत्र हल ही नहीं कर पाता है, अथवा इस चिंता में वह हताश होकर तैयारी ही ढीली कर देता है अथवा करता ही नहीं है। आशा है कि आप इस सरल से रहस्य को सरलता से समझ गए होंगे। अब आपके ऊपर उठाए गए प्रश्न का शेष उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि इस तरह संपूर्ण उत्तर पत्र किस तरह से तैयार करें। तो इसका उत्तर अगले कुछ बिंदुओं से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ऐसी आशा करता हूं। सर्वप्रथम आप पूरे पाठ्यक्रम को शीर्षकों में विभाजित कर लीजिए, न कि प्रश्नों के स्वरूप में। मेरा अनुमान है कि जीडीसी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम का आधा भी नहीं है, अर्थात उससे भी कम है। तो पूरे पाठ्यक्रम में सभी इकाइयों में कुल शीर्षक भी आधे ही बनेंगे। उसके पश्चात प्रत्येक शीर्षक को लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय स्वरूप में, तथ्यात्मक स्वरूप में, हिंदी माध्यम में ही सुगठित भाषा में निबद्ध कर लीजिए। उसके पश्चात आप यदि किसी संस्कृत विद्वान महोदय को जानते हैं
और यदि वे आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हों तो उनकी शरण में जाकर आपके द्वारा तैयार किए गए हिंदी माध्यम के स्वरूप को संस्कृत माध्यम में परिवर्तित करवा लीजिए। उसके पश्चात उन उत्तरों को लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय स्वरूप में निर्धारित शब्दावधि में सीमित रखते हुए अंतिम स्वरूप दे दीजिए। यदि आप ऐसे किसी विद्वान से परिचित नहीं हैं तो आप गूगल अनुवादक का सहयोग भी लेकर इस कार्य को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी परंपरागत संस्कृत माध्यम से ही अध्ययन करते आए हैं तो उन्हें अनुवादक का अथवा अनुवाद का कार्य नहीं करना पड़ेगा। वे स्वयं ही इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। बस उन्हें उन उत्तरों को निर्धारित शब्दावधि में तथा सुगठित भाषा में तथ्यात्मक स्वरूप में तो तैयार करना ही पड़ेगा। यह सब होने के पश्चात उस पूरी तैयारी को पूर्णतया कंठस्थ करना प्रारंभ कर दीजिए और पुनः पुनः लिख लिख कर अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए। अभ्यास करते समय शास्त्रीय शुद्धि का विशेष ध्यान रखें तथा निर्धारित समय में ही प्रत्येक प्रश्न को लिखने का अभ्यास करते रहिए। यदि कंठस्थ उत्तर को लिखने में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है तो फिर उस उत्तर को कुछ और संक्षिप्त करने का प्रयास कीजिए, परंतु यह सुनिश्चित कीजिए कि उत्तर विधिवत समाप्त होता हुआ प्रतीत हो। ऐसा प्रतीत न हो कि आपके पास समय कम रहा, इस कारण उत्तर बीच में ही छूट गया हो, अर्थात वाक्य टूटा हुआ सा अथवा अपूर्ण प्रतीत हो। साथ ही यह बात भी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा का मूल्यांकन मानवीय स्तर पर होता है, न कि मशीनी स्तर पर। अतः इसमें मानवीय संवेदनाओं का भी अपना स्थान समाहित होता है, अर्थात मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति चेतन प्राणी होने के कारण मानवीय संवेदनाओं से युक्त होता है। वह जड़ मशीन की तरह मूल्यांकन नहीं करता है। अर्थात यदि आपके उत्तर में अपेक्षित तथ्य पूर्णतया शास्त्र सम्मत हैं परंतु भाषा बहुत ही सुगठित तथा शुद्ध नहीं है तो भी वह मूल्यांकन में आपको सम्मानजनक अंक प्रदान कर सकता है। तो मानवीय संवेदना के इस पक्ष को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें तथा इसका लाभ लेने के लिए अपने उत्तर में तथ्यों की प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दें। भाषा यदि सुगठित तथा शुद्ध हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु इसे लेकर बहुत चिंतित न हों। इसके अतिरिक्त एक अंतिम बात यह भी ध्यान रखें कि सभी 10 लघुत्तरीय तथा 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करने का अति प्रयास न करें। जिनमें आपको पूर्णतया आत्मविश्वास का अनुभव हो रहा हो, पहले उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उसके पश्चात जिनमें कम विश्वास का अनुभव हो, उन्हें हल करने का प्रयास करें। परंतु सभी 20 प्रश्नों को हल करने का तनाव आप बिल्कुल भी ना लें। यदि सभी 20 प्रश्न हल कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि कुछ प्रश्न हल करने से रह भी जाएं तो इसे लेकर चिंतित न हों, क्योंकि यदि आपका 75% भी प्रश्न पत्र हल हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वह तनाव लेकर बुरे तरीके से 100% हल किए हुए प्रश्न पत्र से अनेकों गुना श्रेष्ठ परिणामदायक सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि ये सभी परामर्श बिंदु मिलकर आपकी ऊपर वर्णित सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हुए होंगे। वीडियो अधिक लंबा होता जा रहा है, इस कारण मुझे अब इसे यहीं पर विराम देना होगा। यदि श्री महाराज जी की कृपा से संभव हुआ तो अगले कुछ वीडियोज में पूरे पाठ्यक्रम को शीर्षकों में विभाजित करने का प्रयास करूंगा तथा उन शीर्षकों में से कुछ शीर्षकों को लघुत्तरीय स्वरूप में तथा दीर्घोत्तरीय स्वरूप में निर्धारित शब्दावधि में सुगठित संस्कृत भाषा में सुबद्ध करके बताने का भी प्रयास करूंगा। आगे जैसी श्री महाराज जी की इच्छा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।